हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दरअसल पिछले जो वीडियो है, पिछला जो लेक्चर है, उसमें हमने पढ़ा था कि शोध होता क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, या तो फिर इंस्पिरेशन ऑफ रिसर्च। ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन, रिसर्च करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो हमने देखा था कि जो उद्देश्य जो होता है वो नॉलेज गेन करना, और उस नॉलेज गेन करके उस जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से हम एक एक स्वस्थ समाज का है ना, एक ऐसे समाज की व्यवस्था कर पाते हैं, बना पाते हैं जो कि बहुत स्वस्थ हो, जो हेल्दी हो, है ना, बहुत प्रोग्रेसिव हो। और दूसरा ये है कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। प्रेरणा तो हमें हमारे सवाल, हमने बताया था कि जब हमारे मन में सवाल आते हैं तो हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते दौरान आ, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत व्यवहारिक होते हैं, उसका जवाब पाते हैं। लेकिन जब कोई विशिष्ट सवाल होता है, ऐसा सवाल जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है, नॉलेज की तरफ प्रोपेगेट करता है, इंस्पायर करता है, तो जब उस पे हम काम करना शुरू करते हैं एक सिस्टमेटिक मेथड से, है ना, एक वैज्ञानिक सम्मत विधि, साइंटिफिक मेथड से काम करना शुरू करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो कंक्लूजन जो होता है, एक शोध का निष्कर्ष जिसे कहते हैं, वो हमारे ज्ञान की जो प्रक्रिया है ना, ज्ञान का जो एक ट्रेडिशन है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है। तो उस ऐड करने के कारण हमारे ज्ञान की जो दुनिया है और विस्तृत होती है। दरअसल पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक समझा था। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले कि हम शोध के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ें, उसके पहले हम जान लें कि शोध जो होते हैं वो वैज्ञानिक सम्मत होते हैं। लेकिन वो कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शोध वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं, उसमें ऐसा क्या किया जाता है उस शोध में जो कि वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है। जैसे हम इतिहास लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि बिना किसी इतिहास दृष्टि के इतिहास को लिखा नहीं जा सकता, या लिखा भी जाता है तो वो इतिहास नहीं होता है। वो किंवदंतियां हो सकती है, कहानियां हो सकती है, जो इतिहास से प्रेरणा लेके लिखी गई हो। लेकिन जब इतिहास की जो एक विधि होती है, जो जो भी इतिहास की विधि होती है, उस दृष्टि से जब हम इतिहास को लिखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, ये मुकम्मल इतिहास है। शोध भी दरअसल दोस्तों विधियों को, वो ऐसी विधियां जो वैज्ञानिक सम्मत हो, वो बहुत सारी वैज्ञानिक सम्मत विधियां हैं जो हमारे पास हैं। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जो हमारे पास है, जो जिसके माध्यम से, जिसको प्रयोग करके हम एक मुकम्मल शोध करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यही सवाल आता है दिमाग में कि आपका शोध, अगर आपसे कोई पूछे, आपने शोध कर लिया, आपसे कोई पूछे कि आपने जो शोध किया है वो वैज्ञानिक सम्मत है, या अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी आप शोध में जाने वाले हैं, और दरअसल ये जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बिगिनर्स के लिए है कि जो नेट जेआरएफ की परीक्षा देकर शोध में अपने आप को अग्रसर करना चाहते हैं, नया एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो उनको जैसे ही यहाँ से एडमिशन होने की हो जाता है तो कोर्स वर्क पढ़ाया जाता है। कोर्स वर्क के दौरान ये चीज़ें बताई जाती है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं। तो उन्हीं रिसर्च के मेथड्स को एक कहा जाता है कि जब बेहतर रिसर्च होता है, उसका जो मेथड होता है साइंटिफिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मेथड से काम करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं। तो ये किस मेथड से, यानी जो मेथड, शोध के रिसर्च के जो प्रकार है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, उसके जो टूल्स हैं, उस टूल्स का कुछ पार्ट इसमें पढ़ लेंगे। क्योंकि अब देखिए, आपसे पूछा गया कि शोध आपका वैज्ञानिक सम्मत है कि नहीं, तो आपने कहा कि हाँ। तो आपसे पूछा जाएगा क्या है। अब यही जो क्या है वाला सवाल है, यहाँ पे हम हल करते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड मेथड क्या होता है, यानी वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक पद्धति, ये क्या है। ठीक ना, ये साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति क्या है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, एक शब्द यहाँ पे साइंस और विज्ञान से ये कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एक विज्ञान जो है, ऐसा, विज्ञान के जो तमाम दार्शनिक हुए हैं उनका मानना है कि विज्ञान जो है
विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने का एक, जैसे विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का मतलब ही होता है विशिष्ट ज्ञान, और इसी विज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं उसका जो मेथड होता है उसको वैज्ञानिक मेथड कहते हैं। अब शोध भी एक विशिष्ट ज्ञान ही है दोस्तों। शोध दरअसल क्या है कि हम नॉलेज की दुनिया में उस नॉलेज के जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसमें हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ एडप्ट करते हैं। तो वो शोध भी एक विशिष्ट काम है, विशिष्ट कार्य है, जिसके माध्यम से हम नॉलेज की दुनिया को और भी बड़ा करते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। तो सर यहाँ विज्ञान और वैज्ञानिक सम्मत या वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड का यही संबंध है। दरअसल जो विज्ञान है, यानी विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने का जो मेथड है, उसी मेथड को हम अपने शोध में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजिकल शोध हो या तो फिर ह्यूमैनिटीज के दूसरे और भी सिलेबस विषयों के शोध हो, या फिर विज्ञान का शोध हो। उसमें जो प्रक्रिया है, एक मेथड है शोध करने का, वो लगभग एक है। कुछ अलग होते हैं, लेकिन अंतर विषयक अध्ययन की इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। खैर, अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति है क्या, इसके लिए हमें कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का की सबसे जो पहला चरण है, पहला फर्स्ट स्टेप है, उसमें होता है कि हम एक विषय को चॉइस बनाते हैं, एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, और उस सब्जेक्ट को चूज करने में, है ना, देखिए पहला है कि वंस ऑन चूजन सब्जेक्ट, मतलब आप अपने विषय का चुनाव। अब इस चीज को समझना है दोस्तों, ये शोध की जो दुनिया है उसका पहला चरण होता है। आप अपने विषय का जो चुनाव है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें होता यह है कि आप अपने जो चुनाव है, आपके वो ज्ञान की दुनिया है, आपकी जो शुरुआत, जैसे बेसिक ज्ञान ही क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी साइंस में काम करना चाहते हो, या तो फिर आप लिटरेचर में काम करना चाहते हो, सोशल साइंसेस में काम करना चाहते हो, तो आपके पास आपका जो विषय है, सपोज आपने पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर कुछ शोध के लिए अपना एक विषय चुना, तो आपको एक जो स्टैट्स है, जनसंख्या का जो स्टैट्स है, उसके जो गिरते बढ़ते रेट्स हैं, उसकी जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए। पहला ये जानकारी। हालांकि इससे भी पहले है कि आपकी रुचि, आपकी जो शोध के जो विषय है उसको चुनाव करने के लिए आपका जो है रुचि के साथ में क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ में क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना। पहला इसमें हम देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट, आपका रुचि, आपकी रुचि, और दूसरा इसमें हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, विषय के बारे में अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझदारी है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि एक बेसिक होता है, बेसिक जिसका क्लियर है उसको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, वो आपके बेसिक जो नॉलेज है वो क्लियर होनी चाहिए या ठीक ठाक होनी चाहिए। आपकी रुचि ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। तीसरा जो इसमें हम लेते हैं कि आपने जिस विषय को लिया है ना, जिस विषय को लिया है, तो जब सवाल आप करते हैं तो उसके बाद हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आपको विषय का चुनाव करते समय ये ध्यान देना होता है कि आपने जो आंकड़े या जिस विषय को चुना है उस विषय से संबंधित जो भी क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, कोई भी आंकड़ा हो, दोनों तरह से जो भी आंकड़े हैं वो आसानी से या तो फिर मुश्किल से भी उपलब्ध है या नहीं, है ना, आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं।
तीसरा जो इसमें जो चौथा सी के बाद डी जो हम कर ले कि भाई आंकड़े तो ठीक है उपलब्ध है, इसमें डी कर सकते हैं कि आप वो देखेंगे कि जो भी आंकड़े या जो भी काम करना होगा उस दौरान वो किफ़ायती है कि नहीं, उसमें कितने कम खर्च या मतलब कम से कम खर्च में वो काम हो जाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसमें ये होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि हम 1000 वर्षों के जो पॉपुलेशन है उस पे काम करेंगे, है ना। एक ऐसा नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको जो छुआछूत संक्रामक जो रोग है जनसंख्या में, संक्रामक रोग पे आपको काम करने की इच्छा हुई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2000 वर्षों तक जो संक्रामक रोग हुए हैं, तमाम ऐसे डिजीज हैं, उसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2000 सालों तक ले, आपको 10 साल 20 साल ऐसे इस तरीके से शोध का एक सीमित समय लेना होता है। सीमित समय है ना, और सीमित खर्चे, और उनका देखना है कि वो जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध है या नहीं। हम हवा हवाई बात नहीं कर सकते, ऐसे विषय नहीं ले सकते जो हवा हवाई हो। आंकड़े उपलब्ध हैं कि नहीं, उस पे कुछ काम हो गए हैं तो वो काम क्या हुए हैं, ये सारे आपके विषय के जो चुनाव करने हो, जैसे आप लिटरेरी रिव्यू लिखते हैं, एक स्टेप होता है रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाते हुए, आप एक लिटरेरी रिव्यू में लिखते हैं कि आपने अभी तक पता कर लेना होता है कि क्या क्या काम हो गए हैं। आप अगर किसी थ्योरी पे या तो किसी लिटरेचर में किसी काम को भक्ति काल के किसी भी प्रवृत्ति को लेकर के काम कर रहे हैं, तो आपको पता करना होगा कि इस प्रवृत्ति को लेकर के, भक्ति काल की इस प्रवृत्ति को लेकर के क्या क्या काम हो गए हैं, किस किस मेथड से काम हो गए हैं, इसमें क्या कमियां रह गई। तो अगर आप कमियों को जान जाएंगे, तो अगर आपका काम ही है कि उन कमियों को बताना, तो ये भी एक शोध का काम है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, मतलब ये जो आपके विषय को चुनाव करने के समय आपको ये ध्यान रखना होता है। दूसरा देखिए, इसी में एक दरअसल इसी का आगे हम कर सकते हैं, लेकिन दरअसल उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक टर्म है ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरा टर्म है सब्जेक्टिविटी। देखिए, शोध में सब्जेक्टिविटी का महत्व ना के बराबर है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सनल लेवल पे चीजों को सोचना, है ना। आप किसी भी हो सकता है प्रिजुडिस, मतलब आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना, या आपने कोई पर्सनल घटना देख ली, उससे आपका शोध होता है कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को एकदम अनमयस्क भाव, एक है अनमयस्क भाव से बेहतर है कि आप एकदम निर्वैयक्तिक होके, व्यक्ति के पर्सनल लेवल पे आप उसको सोच नहीं रहे हैं। जब सवाल आप या विषय चूज कर रहे हैं तो आपका वो सिर्फ पर्सनल शोध, कोई पर्सनल काम नहीं है दोस्तों। शोध हमने कहा कि एक समाज को स्वस्थ समाज बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो वो कोई भी काम जो है शोध के दौरान वो पर्सनल नहीं है। दरअसल जब आप मोरलिटी ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्टिविटी से जो रिसर्च की जो मोरलिटी है, शोध की जो नैतिकता है वो खत्म होती है ना। वो शोध की नैतिकता खत्म हो जाती है, और ऑब्जेक्टिविटी ही ऐसी है जिसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता ही शोध में चाहिए। आप किसी भी प्रिजुडिस के हिसाब से कि आपके दिमाग में किसी के प्रति एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, अवधारणा पहले की अवधारणा बनी हुई है, आप सारी अवधारणाओं को, अपनी दोस्ती को, अपनी दुश्मनी को छोड़ के शोध के जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये विषय को चुनाव करते हुए आपको ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान देना है और सब्जेक्टिविटी को भूल जाना है। आपको किसी भी तरीके के दुराग्रह को भूल जाना है। ये दरअसल अब विषय को चुनाव करने में ये तमाम पॉइंट है जो आपको परीक्षा में आपको सवाल पूछा जाएगा, तो इन्हीं में से लगभग आते हैं। मैं भी एक नेट की परीक्षा को ख्याल रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी सीमा नहीं तो इस पे और बात होती। अब देखिए, इसमें है कि
साइंटिफिक हम जो पढ़ रहे थे उसमें वो पहला स्टेट था, है ना, पहला स्टेप था कि आप किसी विषय का चुनाव कर रहे हैं। दूसरा उसमें है आ, दूसरा जो दूसरा है उसमें है कि आपको एक ऐसे मेथड का यूज करना है, ऐसे मेथड का यूज करना है जो लॉजिक लॉजिक पे डिपेंड करता है ना, एक लॉजिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब आपकी जो प्रणाली हो उसका एक तर्क हो, है ना। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, आपका जांच पड़ताल जो है उसका आधार एक तर्क होना चाहिए। आपकी जो व्याख्या व्याख्या हो या जांच पड़ताल हो, जांच पड़ताल हो या कैलकुलेशन हो, मतलब गणना हो, है ना, इसका जो बेस होना चाहिए, इसका जो आधार होना चाहिए वो लॉजिक होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें ये लॉजिक जो है, यहीं से ये लॉजिक ही है जो वैज्ञानिक सम्मत बनाता है किसी भी रिसर्च को। जब तक आप कहते हैं ना कि कुतर्क करना, एक होता है तर्क करना, तो कुतर्क नहीं करना है। कुतर्क में क्या होता है कि कहीं भी कि यहाँ की ईंट वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, जो एक कहावत सुना होगा आपने, वो दरअसल वो कुतर्क होता है। आप जब बात कर रहे हो आपके पास तर्क होना चाहिए। अब बात बात में कहते हो तर्क दीजिए, तो दरअसल रिसर्च जो है तर्क मांगता है। अब देखिए दोस्तों, ये तर्क जो तर्क का जो एक अवधारणा है, वो तर्क क्या होता है दरअसल। वैसे तो भारतीय मीमांसा या तो फिर पश्चिम की दुनिया में तर्क के कई तरीके से प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सम्मत तर्क हैं उनको मूलतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं लॉजिक। लॉजिक के आधार पे, मतलब तर्क के आधार पे, यानी इसका बेस जो होगा लॉजिक होगा। इसके दो भाग में बांटे गए हैं दोस्तों। एक तीसरा भाग भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पहला निगमन, दूसरा आगमन। अब देखिए, निगमन को डिडक्शन और ये इंडक्शन जब यूज करते हैं, जब डिडक्शन और इंडक्शन को ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करते हैं तो डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। तो देखिए, ये तर्क के दो भाग जो बनाए गए हैं, उसमें निगमन दरअसल बताया जाता है कि निगमन का बताया क्या, एक पूरा लगभग मध्यकाल तक, यूरोप में मध्यकाल तक जो एक तर्क की, एक वैज्ञानिक सम्मत की जो व्याख्या की बात होती रही थी, उसमें अरस्तु का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है। अरस्तु ने एक प्रणाली निकाली, है ना, एक तर्क की प्रणाली निकाली जिसे कि निगमन या डिडक्शन कहा गया है। इसका लिख सकते हैं कि अब भाई पूछता है सवाल कि निगमन तर्क जो है, इसकी इस प्रणाली की खोज किसने की। तो इस प्रणाली की खोज अरस्तु ने की। अरिस्टोटल, अंग्रेजी में इसका नाम है, अरिस्टोटल ने किया। वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद से लेकर के लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी, जब तक कि फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही रिनॉर्ड स्कॉलर्स हुए हैं, जिनको लेकर के थोड़े उनके कैरेक्टर्स और उनके नॉलेज की दुनिया दोनों को लेकर के कन्फ्यूजन है। उन पे कई विद्वानों ने कुछ और लिखा है, लेकिन जो भी हो, उनको नॉलेज का बहुत, मतलब एक वाइजेस्ट पर्सन के रूप में, स्कॉलर के रूप में बेकन्स को पहचान मिली है। लोगों ने उनको रिनाउंड किया उस तरीके से। और
उनके बहुत ही महत्वपूर्ण ही दरअसल वो एक दार्शनिक तो थे ही, फिलोसफर तो थे ही, साथ में बहुत अच्छे एसिस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं। ऑफ ट्रेवल एक एसेज है, उसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से तर्क का यूज करके, वहां भी उन्होंने इस तर्क का यूज किया है कि कैसे ऑफ ट्रेवल का मतलब घूमना वो क्या होता है, घूमना वो क्या होता है। दरअसल वहां भी उन्होंने उस तर्क का यूज किया है। और बाकी निगमन, इसको बेकन, फ्रांसिस बेकन नाम है, ये दरअसल 17वीं शताब्दी में हुए। अब देखिए अरस्तु ने क्या कहा, आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ हम ऊपर मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम पॉइंट बना लेते हैं। निगमन, निगमन। अब यहाँ पे अरस्तु ने कहा कि ठीक है, उसके गुरु प्लेटो थे। प्लेटो ने एक आइडियल दिया था, आपको याद होगा। प्लेटो ने कहा कि एक आइडियल है, हम उसको कॉपी करते हैं, उसमें भी 3 गुना। खैर उसकी बात नहीं है, लेकिन हम यहीं से आते हैं। जो आइडियल वाला कॉन्सेप्ट था, एक कोई महान सत्ता है, वो प्लेटो का मानना था। और उन्हीं का शिष्य, प्लेटो का शिष्य जो थे, अरस्तु थे। इन्होंने आइडियल को समझना है दोस्तों। आइडियल क्या होता है कि आइडियल का मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ा है, वो एक जनरल, उसको मतलब अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आइडियल का मतलब ये वही होता है कि एक जनरलाइजिंग कर दिया गया है, एक थ्योरी बना दी गई है, एक सत्ता बना दी गई है, उसको तोड़ना फोड़ना, इंटरप्रेट, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लेटो ने एक थ्योरी दी आइडियल, उसी को बाद में उस पे ही काम किया बाद में अरस्तु ने भी। तो आइडियल से ये समझिए कि ईश्वर ने कुछ बनाई, ठीक है, कुछ बना दिया, सपोज ये कोई आकृति है, इसको ईश्वर ने बनाया है, ये आइडियल है। अब इसको फॉलो किया, अब कहा कि ये 3 गुना, 1 2 3, 3 गुना जो है, जो कोई कलाकार है उसको अगर आप बना रहे हो तो वो 3 गुना वो कॉपी किया गया है। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट समझिए कि अरस्तु ने कहा, दरअसल अरस्तु ने कंक्लूजन निकालने का, निष्कर्ष निकालने का एक मेथड दिया। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसमें क्या किया उसने कि प्रीमाइजेज दी उसने, कथन भी कह सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आ रहा हो कि ये कथनों का वो दो एक पेयर दिया। जो कि पहला है ये प्राइमरी, प्राइमरी प्रीमाइजेज, ये निगमन के अंतर्गत है पहला। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीमाइजेज। अब देखिए इसने कहा कि दो तरीके से, दो कथन के माध्यम से, है ना, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी यानी प्राथमिक, और दूसरा जो है गौण या द्वितीय कहते हैं, प्रीमाइजेज दिया उसने, कथन दिया। उसने कहा कि इन दोनों के बाद जो है एक तीसरा कंक्लूजन निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए यही जो पूरी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है उसका, वो आगमन फिर से लिख लेंगे ऊपर, यही अरस्तु का कॉन्सेप्ट है। उसने कहा कि दो कथन लेंगे, उसी के माध्यम से एक निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए इसके उदाहरण हम कैसे ले लेंगे। जैसे सबसे फेमस तो है ही कि मनुष्य, है ना, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। और भी उदाहरण दूंगा, मैन इज मोर्टल, ये बहुत स्टीरियोटाइप, ये मतलब बहुत ओवररेटेड उदाहरण है। ये फर्स्ट, ये प्राथमिक हो गया, है ना, फर्स्ट प्रेमिस, ये पहला कथन हो गया, ठीक है। दूसरा कथन हो गया,
दूसरा कथन हो गया, पहला कथन ये हो गया मैन इज मॉर्टल। दूसरा कथन हो जाएगा कि मेरा ही नाम है अमरदीप इज अ मैन। अब ये कंक्लूजन जो निकल जाएगा, कंक्लूजन जो हो जाएगा अमरदीप इज मॉर्टल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैन इज मॉर्टल है ना, मनुष्य मरणशील होता है, यानी मनुष्य मरता ही है, वो मरेगा ही। फिर दूसरा जो कथन है, जिसको गौण कथन या फिर या सेकेंड प्रीमाइज कह सकते हैं, उसका है कि ठीक है, अमरदीप एक आदमी है, एक मनुष्य है, इसीलिए कंक्लूजन को इसीलिए में लिखते हैं, इसीलिए अमरदीप भी क्या है, मरणशील है। तो ये एक उदाहरण हो गया। अंत में जैसे कि इसी को हम लोगों ने कहा कि एक जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने एक प्रैक्टिकल करके या ऑब्जर्वेशन करके या कैलकुलेशन करके एक ऐसे निष्कर्ष के ऊपर पहुंच चुके हो कि आप उसको हर जगह यूनिवर्सली उसको फॉलो कर सकते हो, उस रूल को फॉलो कर सकते हो। यही तो है मैन इज मॉर्टल। आप अफ्रीका के इंसान को ले लो, अमेरिका के इंसान को ले लो, चाइना का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, भारत का ले लो, नेपाल का ले लो, आप कहीं के भी इंसान को ले लो, मनुष्य को ले लो, वो मरता है। ये एक ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन रहा इंसान का, ठीक है। इससे ये थ्योरी बन गई, एक तरीके से मान लेते हैं ये थ्योरी एक हालांकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना, जो कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट होने के मतलब ये सत्य है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद एक जनरलाइजेशन किया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, एक थ्योरी दी गई, एक सामान्यीकरण किया गया, ठीक है। इसी को कहते हैं कि सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर। देखिए यही तो है, इसी को कहा गया कि सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर, यानी जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक। यही तो, ये जनरलाइजेशन हो गया और ये स्पेसिफिक। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीजगणित में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ये गणितीय मतलब ये मैथमेटिकल जनरलाइजेशन है। ये मैथमेटिक्स में ये जनरलाइज कर दिया गया है, उसके पीछे प्रयोग रहे हैं, उसके पीछे कैलकुलेशन रहे हैं। जनरलाइज कर दिया गया है कि a प्लस बी, अगर a की जगह कुछ भी रखो b की, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, चर है, ठीक है, चर है। यहाँ पे a की जगह 2 रख दो, b की जगह 4 रख दो, फिर इसको यूज करो, इस कैलकुलेशन को, तो रिजल्ट जो है, ठीक है। एक होता है कि आप अलग से करोगे कि 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 4 इक्वल, अगर ये छोटा है, ये देखिए छोटा है, 4 प्लस 2 6 स्क्वायर 36 आ गया। लेकिन अगर यही थाउजेंड्स में रहते, है ना, सपोज आपको 3968 इसको स्क्वायर करना हो, तो ये आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अब इसी को हम 2 भाग में बांट दे, 3000 प्लस 968। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करना है, अब 3000 को स्क्वायर करना है, वो तो ये आसान है। इन्हीं आसानी मतलब इसी को इजी वे में करने के लिए इस फॉर्मूला को बनाया गया। लेकिन ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। ये गणित के जो छात्र हैं उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आपको इसको यूज करना है, इस फॉर्मूला को, आपको आंसर आएगा। इसी को कहते हैं कि सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर, ठीक है।
विशिष्ट का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि एक किसी एक चीज के बारे में बात करना, है ना। और सामान्यीकरण का मतलब होता है कि एक ग्रुप, एक कॉमन जो बात होती है उसको कहते हैं सामान्यीकरण। अब देखिए ये क्या है, एक सामान्यीकरण है, ठीक है। वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखिए इस पे विवाद हुए हैं आगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक हिंट कर रहा हूँ कि एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, मतलब 10वीं के पहले 10वीं 12वीं तक की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो है ना, जो निगमन मेथड है, यानी जो अरस्तु ने जो एक लॉजिक का डिडक्टिव मेथड जो दिया है, तर्क का मेथड दिया है, उसका यूज किया जाता है। उसमें आपने देखा होगा हर जगह आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम दे दिया गया, अब फिर आप त्रिभुज का वो जो भुजा है उनके संबंध निकाल लीजिए, ठीक है ना। कहीं भी कुछ भी आपको, सिर्फ यही नहीं, लाभ हानि का देखिए आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपको थोड़े बताया जाता है कि लाभ हानि का फॉर्मूला कैसे निकालना है, पहले लाभ मतलब क्रय मूल्य लिखो फिर विक्रय मूल्य, आपको सबसे पहले फॉर्मूला रटाया जाता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला रटाया जाता है। आपको आज तक थोड़े बताया गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बनता कैसे है, ये नहीं बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। ये जो मेथड है, थ्योरी है, जैसे हम न्यूटन ने एक थ्योरी दी, ठीक है, उसने थ्योरी दे दी फोर्स F इक्वल टू ma, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने ये थ्योरी दी कैसे, ठीक है। ये देखिए ट्रांजिशन फेज कैसे होता है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब फोर्स जो होता है वो मास, किसी वस्तु के मास और उसके एक्सेलरेशन के मतलब फोर्स जो होता है मास और उसके एक्सेलरेशन के मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब देखिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे बैठा था न्यूटन, उसने फल गिरते हुए देखा, ये किंवदंती है, ठीक है, देखा होगा, हर किसी ने फल को गिरते हुए देखा है, न्यूटन ने भी देखा है। अब उसको मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए, हालांकि न्यूटन तो वैज्ञानिक था, लोगों ने कहा कि न्यूटन गठेरिया था, हो सकता है बचपन में उसने गठेरिया वाला काम किया, मतलब भेड़े चराई हो, लेकिन वैज्ञानिक था वो। ऐसा तो है नहीं कि उसने फल गिरते हुए देखा और ये फॉर्मूला दे दिया, वो जाके लैब में उसने इस रिलेशन को, फोर्स और मास एक्सेलरेशन के रिलेशन को निकाला, ठीक है। तो न्यूटन के इस फॉर्मूला को देने के पहले जो न्यूटन ने मेथड यूज किया, ठीक है ना, वो हो जाता है इंडक्टिव, ठीक है, वो हो जाता है इंडक्टिव, जिसे आगमन कहते हैं, जो कि बाद में फ्रांसिस बेकन ने दिया। दरअसल क्या होता है कि हर थ्योरी को बनाने के पीछे जो मेथड है, हर थ्योरी को बनाने के पीछे जो मेथड है वो इंडक्टिव मेथड है। अब देखिए हमने मुझे लग रहा है कि निगमन का समझ लिया। निगमन के थोड़े से और उदाहरण ले लेते हैं और कुछ इसके जो विशेषताएं हैं वो बता देते हैं। निगमन की विशेषता ये है दोस्तों कि कठिनाई सबसे पहले ये है कि ये बहुत कठिन है। आपको निगमन तर्क में आपको एक सर्वे की जरूरत होती है, इंटरव्यू की जरूरत होती है, क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करके, सपोज आपको एक बहुत चलन है कि पुरुष स्त्रियों से मजबूत होते हैं, पुरुष तकनीकी रूप से भी स्त्रियों से मजबूत होते हैं, ये सपोज चलन है। अगर आपको ये जांचना होगा तो आप क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे, है ना, स्त्रियों से बात करोगे, है ना, तकनीकी रूप से उनके काम को देखा जांचा जाएगा। तो ये दरअसल क्या है ना, बहुत खर्चीला और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत खर्चीला और बहुत टाइम टेकिंग है। और दूसरी चीज ये कि जो ये डिडक्टिव है, डिडक्टिव मेथड्स का जो यूज है ना, जब हम एडवांस नॉलेज की दुनिया में जाते हैं तो डिडक्टिव मेथड, जैसे कि एक लिमिटेशन है कि डिडक्टिव क्या है, एक थ्योरी का मतलब जनरलाइजेशन, एक सिद्धांत को, थ्योरी को देता है और इसको प्रूव करता है,
डेटा के बेस पे इसको प्रूव करता है रिसर्च के दौरान, है ना, एक कंक्लूजन निकालता है। एक थ्योरी को कहते हैं ना कि नया खोजना और फिर से उसकी व्याख्या करना, दोनों ही रिसर्च होता है। ये नहीं कि सिर्फ नया खोजना ही रिसर्च होता है। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव में ही कंफ्यूज होते हैं लोग, और शॉर्टकट में याद कर लेते हैं कि सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की। अब ये सामान्यीकरण क्या होता है वो समझ गए। जो थ्योरी है ये हमारी जो थ्योरी है वो सामान्यीकरण, फॉर्मूला है वो सामान्यीकरण है, जो सूत्र होते हैं गणितीय वो सामान्यीकरण। जब उसमें हम डेटा पुट करके उसका कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तो उस सॉल्यूशन के बाद जो कैलकुलेट करके निष्कर्ष होता है, ये दरअसल उसी को फिर है कि एक विशिष्ट मेथड को यूज कर, मतलब एक लॉजिक का जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड, इसी तरीके से काम करता है। देखिए ठीक है, इसके कुछ घाटे हैं, कुछ फायदे हैं, लेकिन अगर बच्चों को कुछ समझाना है, छोटी संख्या है, सपोज एक क्लास के रूप में 50 बच्चों का एक क्लास है, उसमें अगर कोई काम करवाना है, कोई सिद्धांत के 50 लोग ही, एक लिमिटेशन दे दिया जाए कि 50 बच्चे के ऊपर ही वो काम करने को लेकर के या ऑब्जर्वेशन को लेकर के, टीचिंग में जो 85 बच्चे हैं, तो उस पर अगर काम करना हो तो फिर आसान है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में करना हो तो वो कठिन है। देखिए दूसरा जो है, जो हमने अभी तक पढ़ा, निगमन डिडक्टिव पढ़ लिया, और दूसरा जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इसको देने वाले फ्रांसिस बेकन है। इस 17वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन एक फिलोसफर हुए, जिनकी की एक बड़ी रिस्पेक्ट है फिलोसफी की दुनिया में, विचारकों की दुनिया में। और उनको, उनके कैरेक्टर को लेकर के कुछ एक कंफ्यूजन है कि उनके जो कैरेक्टर्स थे या उनका जो, उनकी जो बौद्धिकता थी, उनमें कन्फ्लिक्ट है। इस पे काफी बातचीत हुई है, होती है, पढ़ने को मिल जाएगा आप खोजेंगे तो। अब देखिए फ्रांसिस बेकन ने कहा कि ठीक है, अरस्तु ने एक तर्क दिया है कि ठीक है, कोई थ्योरी दे दिए, कोई विशिष्ट चीज, विशिष्ट अवधारणा हो गई है, फिर उसी को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेकन ने कहा कि अरस्तु के माध्यम से होगा क्या, अरस्तु के उस तर्क के माध्यम से, कि हम नई चीजों की खोज नहीं कर पाएंगे, है ना। उस तर्क के माध्यम से तो यही होगा कि हम नई चीजों की खोज नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारे जो ज्ञान की दुनिया है, विचार की दुनिया है, दर्शन की दुनिया है, वो सीमित हो जाएगी। मतलब जितना अब तक हमने खोज लिया उससे आगे नहीं बढ़ना है, अगर तर्क के आधार पे हम सोच रहे हैं तो। बेकन ने कहा कि नहीं, हम ठीक है, अगर उस मेथड का यूज करके जो भी उस समय तक, है ना, एक टाइम ऑफ लिमिटेशन तक जो थ्योरीज आ गई है उसको हम प्रूव करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, लेकिन अब हमें नई थ्योरी जो, या नए विचार, या नए जो कुछ भी फिलॉसफी अगर खोजनी हो, तो गढ़ना हो, तो हम क्या करेंगे कि ये जो सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर हम जा रहे थे, ठीक है ना, हम विशिष्ट से सामान्यीकरण, मतलब पहले उदाहरण लेंगे, उदाहरण, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, चार उदाहरण। अब जैसे कौवा काला होता है, ठीक है, कौवा काला होता है, ठीक है, ये तो जैसे 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 एक सफेद कबूतर, एक सफेद कबूतर देखा, ठीक है। दूसरा, दो सफेद कबूतर देखा, देखा। तीसरा, तीन सफेद कबूतर देखा। अब देखिए, ये एक देखा, दो देखा, तीन देखा, चार देखा, फिर ऐसे ही हम ये आगे बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम मान लेंगे कि कबूतर सफेद होते हैं, ठीक है। कौवे का उदाहरण लिखिए,
एक इससे दूसरे में। अभी तक हुआ कि कबूतर सफेद होते हैं। एक उदाहरण लेंगे, एक काला कौवा देखा। दूसरा, दो काला कौवा देखा। तीन काला कौवा देखा। ठीक है, अब सोचिए सपोज कि हमने 3 बार देखा और 3 काले कौवे को देखे। दो मतलब एक बार दो, एक दो, और तीसरे में भी 2 बार देखा, 2 काले कौवे को देखा। अब तो हमारे पास ये संख्या कितनी आई? 1 2 3। 3 उदाहरण में हमें 5 कौवे मिले जो काले थे। लेकिन क्या दोस्तों कौवा काला होता है? एक आध देखा है अगर आपने, तो उस आधार पे हम नहीं मान लेंगे ना कि कौवा काला ही होता है। लेकिन यही संख्या हम अगर ऐसा देख ले कि अच्छा दुनिया में सारे कौवे तो काले ही हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ कौवा काला होता है। लेकिन जब हम देख लेंगे कि अच्छा कुछ काले कौवे हैं, कुछ उजले कौवे हैं, तो क्या हम कह सकेंगे कि कौवा काला होता है? यानी एक सामान्यीकरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो मेथड है, जो इंडक्टिव मेथड है, इसके लिए बहुत बड़ी संख्या, मतलब एक आपको प्रयोग करना है, सर्वे करना है, लोगों से पर्सनल रूप से इंटरव्यू करना है, बातचीत करना है। ये जो एक फिर डेटा आपके पास जो कलेक्ट होगा, वो जो डेटा होता है वो होता है मतलब उसका जो एनालाइज होता है, वही मेथड है इंडक्टिव मेथड। अब देखिए ये बहुत खर्चीला है, क्योंकि आप कितना ही करोगे, बहुत खर्चीला है। साइंस के लिए लैब चाहिए, है ना। लिटरेचर के लिए आपको सर्वे चाहिए, ह्यूमन साइंस के लिए भी सर्वे चाहिए। इतिहास में अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपके लिए पूरा विभाग चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो देखिए ये दरअसल बहुत टाइम टेकिंग है। जबकि जो दूसरा पहला जो हमने पढ़ा डिडक्टिव मेथड, वो टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत सीधे सीधे होता है कि आपको बता दिया गया है कि अशोक का जो राज्य है उधर श्रीलंका से लेके अफगानिस्तान सब जगह फैला हुआ है, बता दिया गया है, विद्वानों ने बता दी है, लिख दिया है। और अब हम क्या है कि अशोक के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी लिमिटेशन के साथ पढ़ते हैं। तो वो एक जो हमारे अवधारणा बन गई है हमारे लिए, एक वाक्य ऐसे लिख दिए गए हैं जो यूनिवर्सल तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपको पता करना है। जो पहली बार विद्वानों ने काम किया होगा, हिस्ट्री में काम करने वाले जो ग्रुप होगा, उन्होंने काम किया होगा, तब पता किया होगा कि अच्छा अशोक यहाँ उसके जो शिलालेख हैं, है ना, यहाँ मिले हैं। उसके बाद उन्होंने माना है कि हाँ ठीक है भाई, अशोक का राज्य यहाँ तक है, अशोक का राज्य वहाँ तक है। बाद में वो हो सकता है कि धर्म प्रचार के लिए अशोक ने शिलालेखों का एक पेशन किया होगा, हो सकता है राज्य ना रहा होगा। वो रिसर्च का काम है, वो एनालिटिव डाटा जो कलेक्ट करेंगे उसके बाद जो एनालाइज करेंगे, वो दूसरा काम है। लेकिन जब पहले ही मान लिया जाएगा कि नहीं, रिसर्च जो मतलब अशोक का जो राज्य है इस तरीके से फैला हुआ था, तो वो बाकी के जो आगे आने वाले हिस्टोरियन होंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, उसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसके पहले भी एक उदाहरण दिया हमने ना कि F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए न्यूटन ने फल गिरते देखा, कई बार देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार देखा और लिख दिया कि F इक्वल टू एम ए। भाई मास और ये एक्सेलरेशन जो है, ये ऐसे ही आंखों से देख के हम नहीं बता सकते, हाथ पे उठा के मास नहीं बता सकते कि कितना वजन है, कितना वेट है किसी भी चीज का, है ना। फोर्स कितना लगा रहे हैं नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उसके टूल्स चाहिए, उसके तकनीक चाहिए जिससे हम माप सके कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है।
इसका वेट कितना है, आपको वेट मशीन पे चढ़ोगे तब पता चले। आप खुद का वेट नहीं बता सकते, है ना। अगर आपने 10 साल की उम्र में अपना वेट किया है, अपनी हाइट भी मेजर किया है, 11 साल की उम्र में आप अपनी हाइट खुद नहीं बता सकते, अपना वेट खुद नहीं बता सकते जब तक कि मेजर ना कर सके। तो मेजर करने वाला जो मैटर है ये प्रैक्टिकल है, ये लैब में। न्यूटन लैब गया होगा, न्यूटन के पास लैब होगा, है ना। स्कॉलरशिप मिली होगी। अगर ऐसे लोग कहते कि लैब होगा, सामान्य इंसान के पास लैब कैसे, लेबोरेटरी कैसे हो सकती, ठीक है, न्यूटन को स्कॉलरशिप मिली होगी। न्यूटन पढ़ने गया होगा एक ऐसे लैब में जो सार्वजनिक होगा या तो फिर बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ हो। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो इस पे काम करने के लिए मतलब काम किया जा सकता हो। तो न्यूटन ने फिर ये एफ इक्वल टू एम ए निकाला। तो एफ इक्वल टू एम ए निकालने के पहले का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इंडक्टिव मेथड है। और जब एफ इक्वल टू एम ए निकल गया, उसके बाद जो फोर्स हमें निकालना होता है, मास और 9 कुछ भी हम ऐसे पुट करते हैं इसमें, इस चर में, ठीक है ना, इस वेरिएबल में पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू आता है फोर्स इक्वल टू समथिंग, ये जो है ना, इस मेथड को यहाँ से पुट करने का ये जो मेथड है, ये मेथड हो जाता है डिडक्टिव, जो अरस्तु का था, ठीक है, ये जो मेथड है। तो फ्रांसिस बेकन ने कहा क्या भाई, अब थ्योरीज की दुनिया में कुछ नई चीजें नहीं खोजी जाएगी या नए दर्शन नहीं आएंगे, इसीलिए फ्रांसिस बेकन ने इस मेथड का, तर्क के इस मेथड का की खोज की प्रयोग में लिया। और तीसरे चार्ल्स डार्विन हुए। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ना ही डिडक्टिव और ना ही इंडक्टिव, मतलब एक अलग अलग क्यों करना है, इंडक्टिव डिडक्टिव। जो अभी हमने फोर्स वाला एग्जाम्पल दिया एफ इक्वल टू एम ए, अब सोचिए हमने कहा ना कि इस फॉर्मूला को बनाने से पहले जो मेथड हुआ वो इंडक्टिव था, इस फॉर्मूला के बाद का जो यूटिलाइजेशन है इस फॉर्मूला का वो डिडक्टिव है। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि नहीं, हमें उस में लॉजिक को, है ना, लॉजिक के जो पहला प्रकार है डिडक्टिव और जो दूसरा प्रकार है इंडक्टिव, हम दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज हो गई है जो खोजी जा चुकी है, हम उसको उसकी मदद लेंगे, ठीक है, उस जनरलाइजेशन की मदद लेंगे। और बहुत सारी जो थ्योरीज खोजनी है हमें, ठीक है, उसको हम इस इंडक्टिव मेथड से खोजेंगे। और दोनों को मिला के हम, एक तो ये होगा कि जो खोजी गई थ्योरीज है उसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, और यूटिलाइज करके कैलकुलेशन भी निकालना है। क्योंकि थ्योरीज क्या करती है ना, एक कैलकुलेशन ही तो, इंटरप्रिटेशन ही तो देती है, कैलकुलेशन देती है, डेटा कैलकुलेशन देता है, उसको एनालाइज करके हम थ्योरीज को के माध्यम से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से इंटरप्रेट करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि नहीं, हम दोनों का यूज करेंगे, दोनों हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, अब दोनों की कुछ कमियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, आप समझ गए होंगे कि कमियां विशेषताएं कहाँ हैं। अभी मैंने बताया भी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बच्चों के क्लास में जहाँ पे होता है कि लिटरेचर में देखिए ना, कविताएं रटवा देते हैं, रट लो, आता है कि 4 पंक्तियां लिखें, परीक्षा में आता है ना कि इस कवि की इस कविता का 4 पंक्ति लिखें। मैथ में आता है कि ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो बताए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या होता है, ये दिया जाता है ना। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में, मतलब जो क्लास है, उसमें क्या है ना कि ये वाला जो मेथड है अरस्तु ने जो दिया डिडक्टिव, उस मेथड का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लैब जाते हैं, प्रयोग करते हैं, नए प्रोटीन खोज रहे हैं सपोज, है ना, नए प्रोटीन खोज रहे हैं, नए निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, तो नए निष्कर्ष निकालने के लिए, है ना, बेस जिसको कि नया मैं कह रहा हूँ, कंक्लूजन 2 तरह के हैं। हाँ, एक चीज और, जो पहला जो हमने अभी डिडक्टिव पढ़ा, डिडक्टिव, इसके जो कंक्लूजन होंगे ये
टाइप यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। कंक्लूजन जो होंगे लगभग यूनिवर्सल होंगे, और इसके जो कंक्लूजन है इंडक्टिव के, ये दरअसल ये भी यूनिवर्सल होंगे और नहीं भी होंगे। इसमें ये कंफ्यूजन है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है किसी ने कोई प्रयोग किया हो, है ना, कोई सर्वे किया हो, लेकिन उसने छोटे भाग पे कर लिया हो, छोटे भाग पे। सपोज 100 ही लोगों पे डेंगू, दिल्ली में आपको पता करना है कि दिल्ली में डेंगू की जो मात्रा है, कितने प्रतिशत जनसंख्या को डेंगू हुआ है। तो सपोज किसी ने दिल्ली के मुनीरका, जहाँ पे जेएनयू है, वहाँ पे लगभग 5,000 लोग हैं अगर, तो 5,000 लोगों को सर्वे के लिए लिया, उनसे बातचीत की, इंटरव्यू किया, और उसने कह दिया कि अच्छा 10% लोगों को डेंगू की बीमारी है। लेकिन इस आधार पे हम थोड़े कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली जो है ना, पूरी जो दिल्ली है उसमें 10% डेंगू के पेशेंट हुए, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये खतरा है इंडक्टिव में। हालांकि फिर डार्विन ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो दोनों करूंगा, इसके खतरे उसके घाटे ये सब देखा जाएगा। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पाया होऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, या तो फिर कहीं कोई कमी रह गई हो, जैसे कि अंत में ये कंक्लूजन वाली जो बात हो रही थी, ये कंक्लूजन में कुछ गड़बड़ियां रह गई हो, समझ में ना आया हो, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और भी दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है समझने की, उसको शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।